नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जितनी आसानी से यह कह दिया कि 40 सीटों पर देश के 3 राज्यों में बीजेपी को रोक लेगी जेडीयू, इतना आसान होगा? दूसरा सवाल कि क्या वाकई जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा? और एक तीसरा सवाल कि बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई से इतर कई चेहरे हैं जो न जेडीयू के साथ है न बीजेपी के साथ है। मौजूदा वक्त में आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये कहां खड़े दिखाई देंगे? इन सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, कई राष्ट्रीय चैनलों में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, अमित झा मौजूद हैं, अभी न्यूज विंग के संपादक हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहला जो सवाल होगा हमारा, वो सवाल यहीं से होगा। ये चर्चा जो बड़ी हो रही है कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा, नीतीश कुमार के जो राजनीतिक विरोधी हैं, खासकर आरसीपी, खेमा, बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है। नहीं, देखिए अभिषेक, मैं नहीं मानता हूं कि आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा। अगर ये होना होता तो जो आज गठबंधन हुआ है, यानी फिर से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए हैं, तो वो विलय करके आते। मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा। देखिए, ये कोशिश पहले भी हुई थी। आपको याद होगा कि 2015 का जब महागठबंधन बना था, उससे पहले एक ये कोशिश हुई थी कि आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और भी एक दो छोटे दल समाजवादी पार्टी में विलय कर जाए और एक बड़ा फ्रंट बनाया जाए देश की राजनीति के अंदर। प्रयासें भी हुई थी, बैठकें भी हुई थी, लेकिन कई चीजों पर जाके मामला फंस गया था। आपको याद होगा, लालू यादव मान गए थे, शरद यादव उस समय हुआ करते थे, जेडीयू के अंदर एक्टिव हुआ करते थे, नीतीश कुमार भी तैयार हो गए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। क्यों नहीं बात बन पाई? क्योंकि रीजनल पार्टी में देखिए, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती है, नेता महत्वपूर्ण होते हैं। नेता का हित जो कहा जाता है ना, रीजनल पार्टियां में नेता समझते हैं कि हम पार्टी से ऊपर हैं, और वाकई ऐसा होता है। आप देखिए ना कि अगर आरजेडी में लालू यादव और तेजस्वी यादव को माइनस कर दिया जाए तो आरजेडी का आज के डेट में क्या वजूद रहेगा? जेडीयू में नीतीश कुमार को माइनस कर दिया जाए तो जेडीयू का क्या वजूद रहेगा? उसी तरह जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, बीएसपी की बात कर लीजिए, टीएमसी की बात कर लीजिए, तो कोई भी नेता ये नहीं चाहता है कि भाई हम किसी से क्यों छोटे रहे। नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो आरजेडी के साथ विलय कर लेंगे? कोई मजबूरी नहीं है। मान लीजिए कि एक सपना है प्रधानमंत्री बनने का, भले ही वो हाथ जोड़ देते हैं। मैं देखता रहता हूं, आप लोग जब सवाल करते हैं, हम लोग जब सवाल करते हैं तो कहते हैं कि भैया मेरी इच्छा नहीं है, मुझे माफ कीजिए। लेकिन इच्छा तो है, ये हर कोई जानता है, और आज की इच्छा नहीं है, बहुत दिनों की इच्छा है। ललन सिंह ये कह देते हैं कि विपक्षी दल चाहे तो नीतीश प्रधानमंत्री बन सकते हैं, महत्वाकांक्षा नहीं है, तो फिर इस बयान का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो बैटिंग की जा रही है ना कि भैया नीतीश कुमार सेफ गेम खेल रहे हैं कि भैया कि बाद में जाके अगर नहीं बन पाए प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, विपक्ष ने उन्हें उम्मीदवार भी नहीं बनाया, तो कम से कम ये तो कह सकते थे भैया देखिए मैं तो कह रहा था, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, आप ही लोग जबरदस्ती सवाल करते थे। लेकिन जेडीयू में के अंदर बैटिंग कौन कर रहा है? भैया जेडीयू के अंदर आपके सबसे 2 बड़े चेहरे ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, जो आप आज की डेट में आपके दाएं बाएं हैं, वो लोग बैटिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और आरजेडी बैटिंग कर रही है। आप देखिए कि आज मैं देख रहा था एक विजुअल कि आरजेडी के एक मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, वो भगवान से ये बना रहे थे कि किसी तरह भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। तेजस्वी यादव कहते हैं, भले ही एक डर जरूर है कि चाचा को जल्दी प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, क्योंकि फिर उन्हें ऐसा ना लगने लगे कि भतीजा तुरंत मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाना चाहता है, इसलिए बच बचा के बोले थे। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है नीतीश तेजस्वी का, तेजस्वी ने कहा था कि भाई नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री कौन, लेकिन सब कुछ चाचा पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक फॉर्मूला जेडीयू ने सुझा दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक हेमोपैथिक, बीजेपी के हेमोपैथिक इलाज का फॉर्मूला सुझाया है कि दिल्ली, माफ कीजिएगा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में अगर बीजेपी को 40 सीटें हरा देंगे तो बीजेपी का काम हो जाएगा। जितनी आसानी से ललन सिंह ने कह दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के लिए, उतना आसान होगा ये कर पाना? जी नहीं। देखिए अभिषेक, ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि लोकसभा और विधानसभा का गणित अलग अलग होता है और सब लोग मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि
आज की डेट में मोदी है। मोदी अमित शाह की जोड़ी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, यानी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को आप माइनस कर दे, अकेले मोदी के आगे कौन खड़ा हो रहा है विपक्ष में? किसका चेहरा? पहले ये लोग चेहरा तो तय कर ले, सीटें हरा देंगे। देश की जनता ये पूछेगी ना भाई। नीतीश कुमार चेहरा हुए तब नहीं, नीतीश कुमार चेहरा पहले हो तो जाए। आप 40 की गणना क्यों कैसे कर रहे हैं? नीतीश कुमार को आप चेहरा बना भी दीजिए ना। लेकिन क्या नीतीश कुमार अगर चेहरा बन भी जाएंगे तब भी क्या मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? सवाल यही है। देखिए, इतना आसान, जितनी आसानी से विपक्ष आज की डेट में कह दे रहा है कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, भैया आपके पास ना चेहरा है, आपको पहले लिए चेहरे के लिए जंग करनी पड़ेगी। कौन अपनी महत्वाकांक्षा को त्यागेगा? ममता बनर्जी त्यागेंगी, नवीन पटनायक त्यागेंगे, कौन त्यागेगा? नीतीश कुमार त्यागेंगे। सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार के कद के मुकाबले किसका कद कमजोर है? ममता बनर्जी का कमजोर है, नवीन पटनायक का कम है, या दूसरे राज्यों के? और सबसे बड़ी बात का कम है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के साथ तो अब टैग लग चुका है। भले ही अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने 3 बार ही इधर से उधर किया है, लेकिन टैग तो लग गया पलटू राम का। परसेप्शन बन गया, एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है। तो उस परसेप्शन के साथ कौन खड़ा होगा? सबसे बड़ा सवाल अवश्य ये भी है कि नीतीश कुमार का जो परसेप्शन बन गया है, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि उस परसेप्शन के साथ नीतीश कुमार को चेहरा कौन मानेगा? क्या सिर्फ आरजेडी के कह देने से पूरा विपक्ष, भारत का जो जितना विपक्ष है वो मान लेगा नीतीश कुमार को चेहरा? और क्या नीतीश कुमार के दम पे आप मोदी का मुकाबला कर लेंगे? मोदी का मुकाबला देखिए इसलिए आसान नहीं है क्योंकि मोदी न सिर्फ भारत के अंदर, भले ही आज महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे मोदी का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, जो निजीकरण हो रहा है सरकारी चीजों का, ग्राफ कम हुआ है। तो ऐसे में, लेकिन ग्राफ कम हुआ है, सरकार का ग्राफ कम हुआ है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन आपके पास एक विकल्प नहीं है। विकल्प ऐसे नहीं तैयार किया जाता है कि जैसे क्रिकेट का मैच हो कि ठीक है अभी टीम बनाए और आप जो आज के डेट में एस्टेब्लिश इंडियन क्रिकेट टीम है चले गए उससे मुकाबला करने के लिए और सोच रहे हैं जीत गए। ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए 5 साल से पहले से तैयारी करनी पड़ती है। वो आज की स्थिति में ना कांग्रेस है ना दूसरा कोई भी रीजनल पार्टी है, क्योंकि ये लोग एक मत नहीं। आप देखिए ना कब एक मत हुए हैं। आज तक जितनी भी विपक्ष की बैठकें हुई हैं, कभी कोई पार्टी नाराज होती है, कोई नाराज होता है। कई राज्यों में हमने ये देखा है कि जब चुनाव होता है तो कभी कोई विपक्षी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा कर देती है। एक मत तो ये लोग नहीं है। आखिरी सवाल हमारा यह है कि बिहार में तो खेला हो गया, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया, लेकिन कई खेल की गुंजाइश अब भी बाकी है। और ये जो संभावित खेल है 2024 में या 2024 से पहले, वो कई नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं के या लालू यादव पर नहीं टिका हुआ है। वो खेल उस पर आश्रित नहीं है, बल्कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी इस संभावित खेल में बड़ी भूमिका हो सकती है। आज वो न जेडीयू के साथ दिखाई दे रहे हैं, न बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, न महागठबंधन के साथ, न एनडीए के साथ। सवाल यह भी है कि मुकेश सहनी कहां खड़े होंगे 2024 में, आरसीपी सिंह कहां खड़े होंगे 2024 में, चिराग पासवान कहां खड़े होंगे 2024 में, और प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी 2024 में? देखिए, आपने 4 नेताओं का नाम लिया, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर। सबसे पहले हम आरसीपी पे आते हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ खड़े होंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से उन्हें साइड लाइन किया है, जो आरसीपी सिंह साहब कहा करते थे नीतीश कुमार को, और जो नीतीश कुमार ये कहा करते थे इंटरनल मीटिंग, भाई मेरे उत्तराधिकारी तो आरसीपी होंगे, जैसे आज कह रहे हैं कि भाई मेरे बाद तो तेजस्वी को बिहार संभालना है। उसी आरसीपी को जिस तरह से नीतीश कुमार ने साइडलाइन किया, तो ये आरसीपी के पास ऑप्शन नहीं है। और ये सब लोग जानता है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो मोदी के करीब गए, उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी के लिए बैटिंग की, जिसकी सजा आज वो भुगत रहे हैं। तो आरसीपी तो बीजेपी के साथ खड़ा होंगे। अब ये देखना दिलचस्प है कि वो कोई फ्रंट बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, या सीधे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, लेकिन खड़े वो बीजेपी के साथ होंगे। दूसरा नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान, देखिए मुझे जहां तक लग रहा है कि चिराग पासवान भी ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी मजबूरी कहिए या उनकी जरूरत कहिए
कि वो बीजेपी के साथ ही उनको जाना पड़ेगा। इक्वेशन क्या होगा, क्या चाचा भतीजे, मतलब यहाँ के जो चाचा भतीजे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, उन्हें दोनों को एक होना पड़ेगा, या फिर अलग अलग मान्यता देकर नरेंद्र मोदी समझा देंगे कि ठीक है भाई दोनों अपनी अपनी पार्टी ये हो, लेकिन खरा मेरे ही साथ रहना है। क्योंकि नीतीश कुमार की लगातार खिलाफत कर रहे हैं ना चिराग पासवान। अब एक चिराग पासवान के लिए तो तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जाएंगे, या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा नीतीश कुमार से, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में अभी कोई कंपैरिजन नहीं है राजनीतिक। बीजेपी भी नहीं कर पाई जब तक बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार, चिराग पासवान की एंट्री नहीं हुई तो हाँ। लेकिन अब एक चीज है कि चिराग पासवान मोलतोल कर सकते हैं जी, वो बार्गेनिंग बड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर वो करना चाहे, जिस तरह से रामविलास पासवान कभी किया करते थे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनकी नहीं, बार्गेनिंग के मूड में दिख रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं कि मैं अभी किसी गठबंधन में नहीं हूं। बिल्कुल, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जिस तरह से नीतीश कुमार के कारण गठबंधन से अलग हुए चिराग पासवान, भले ही उस समय कुछ नेताओं की बैकिंग थी, इसमें से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जो नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में कुछ हद तक दम है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? पारस ने जब खेल किया पार्टी के अंदर में, उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया, जनपद 12 जनपद बंगला छीन लिया, तो बार्गेनिंग तो करना बनता है। और जब जरूरत पड़ी तो भैया चिराग एनडीए के साथ है, राष्ट्रपति चुनाव में राजनाथ सिंह ने फोन कर दिया कि हम तो आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं। लेकिन बार्गेनिंग करना बनता है। वो चिराग पासवान भी जान रहे हैं कि मुझे अंत में बीजेपी के साथ ही खड़ा होना है, ऑप्शन नहीं है इधर महागठबंधन के अंदर में। वो ना वैल्यू मिलेगा, भले ही एक बार नीतीश कुमार जरूर चाहे कि भाई चिराग भी आ जाए तो क्या दिक्कत है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीतीश कुमार को देखिए दिक्कत होती, नीतीश कुमार को आप भली भांति जानते हैं अब से, अगर नीतीश कुमार को दिक्कत होती तो दो जो सार्वजनिक जगह पे थे चिराग को खुद बुलाकर उनसे कुशल क्षेम नहीं पूछते। चिराग पासवान भी हैरान थे, चिराग पासवान बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो नीतीश कुमार के लिए ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि वो पुराने राजनेता हैं, उन्हें पता है कि कब किसकी जरूरत पड़ सकती है। तो चिराग पासवान अगर महागठबंधन में आ भी जाए तो नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चिराग पासवान को दिक्कत हो जाएगी, यानी उनकी भविष्य की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी अगर वो महागठबंधन के साथ चल जाए। मुकेश सहनी महागठबंधन, मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ जाएंगे, मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ जाएंगे। कम सीट पे उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं फिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं, वहां तो कुछ ज्यादा सीटों की संभावना है। देखिए मुकेश सहनी को दूर की राजनीति करनी है और वो देख चुके हैं कि बीजेपी के साथ जाने का हर्ष क्या हुआ। तो मुकेश सहनी एक बार बीजेपी को भी जवाब जरूर देना चाहेंगे। प्रशांत किशोर कहीं नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर देखिए, इन जितने भी नेताओं का आपने नाम लिया, आरसीपी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, अगर चिराग पासवान को मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साइड भी कर दूं तो प्रशांत किशोर इतनी हल्की, मैं प्रशांत किशोर की राजनीति को इतना हल्का नहीं देख रहा हूं कि वो कुछ सीटें जीतने के लिए, यानी खुद को राजनीति में एस्टेब्लिश करने के लिए या तो महागठबंधन का दामन थाम ले या बीजेपी के दामन थाम ले। वो दूर की राजनीति, उन्हें पता है कि अभी वो किसी के साथ नहीं जाएंगे तो उनके हाथ में जीरो मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं बिहारी भाषा में लड्डू, उनके हाथ में लड्डू ही रहेगा। लेकिन वो दूर के बिहार के नेता हो सकते हैं, एक विकल्प हो सकते हैं। प्रशांत किशोर खुद को उस रूप में देख रहे हैं। तो 2025, 2029 या 2030 देख रहे हैं? बिल्कुल, वो 2030 देख रहे हैं, 25 भी नहीं देख रहे हैं। 2030 का विधानसभा, वही मैं कह रहा हूं। मैंने आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या जो ललन सिंह कह रहे हैं 40 सीट, उसके लिए 5 साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है, 10 साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा मजबूत प्लेयर खड़ा हो तो। प्रशांत किशोर जान रहे हैं कि भैया यहाँ तो पहले नीतीश लालू है, बीजेपी है, भले बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है लेकिन बीजेपी का संगठन कितना मजबूत है, आरजेडी के बाद बिहार में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, तो इतने जब एस्टेब्लिश लीडर हैं जिनके फॉलोअर हैं बिहार के अंदर में, तो वो जान रहे हैं कि मुझे 10 साल कम से कम मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके मेरी पूछ हो सकती है। तब चिराग पासवान, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह ये कहां खड़े होंगे 2024 के पहले, इसका जवाब भी मिल गया है। कई दूसरे महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों पर भी हमारी बातचीत हुई बिहार के जाने माने पत्रकार, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और मौजूदा वक्त में न्यूज विंग के संपादक अमित झा से। तो इस बातचीत में इतना ही। हम इस तरह की चर्चा, पॉलिटिकल चर्चा आपके बीच लाते रहेंगे। और देखिए 4 PM को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।